ओके, अस्सलाम वालेकुम। काफी लंबे अरसे के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि बीच में विंटर वेकेशंस थी। अच्छा, और आज का मेरा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। देखिए, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है? इंक्लाइन का मतलब है ढलान, प्लेन का मतलब है सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस जो एंगल थीटा बना रही हो वो कहलाती है इंक्लाइन प्लेन। यानी कि ये थीटा है, सही है। यानी कि कोई भी सरफेस जो थोड़ी सी यूं होगी, सही है, यानी कि कोई भी सरफेस थोड़ी सी यूं होगी तो वो कहलाएगी क्या? इंक्लाइन प्लेन। ठीक, जैसे पहाड़ से नीचे जा रहे होते हैं तो वो भी थोड़ी सी यूं सरफेस होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कहलाती है इंक्लाइन प्लेन। यानी कि ऐसी सरफेस जो एंगल थीटा बना रही हो वो कहलाती है इंक्लाइन प्लेन। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लें, द सरफेस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द सरफेस which makes an angle theta with the horizontal is called inclined plane. The surface which makes an angle theta with the horizontal is called inclined plane. Okay. The surface which angle theta with the horizontal is called inclined plane. सबने लिख लिया जी? जी। अब मैं सरफेस है जो एंगल थीटा बना रही है, एक है जो कि एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्लियर? अब हमने कहा कि ये वाली सरफेस और ये जमीन है, हमने इस पे एक बॉडी रख दी, ये बॉडी, इसका मास है m। चलो यहाँ लिख देता हूँ m। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, और हेडिंग डालिएगा डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब हमने कहा कि एक बॉडी है, उसका मास है m और उसको हमने सरफेस पे रख दिया। ठीक, सरफेस एंगल बना रही है थीटा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस हैं। पहली फोर्स तो हमने कहा कि इसका वेट है, वेट है नीचे की तरफ, ये रहा वेट। ठीक है जी, एक फोर्स तो हो गई वेट। दूसरी चीज, कोई भी सरफेस पे अगर हम किसी बॉडी को रख देंगे तो उसका वेट होगा नीचे तो रिएक्शन होगा ऊपर। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि रिएक्शन अगर सरफेस यूं है तो रिएक्शन यूं है, लेकिन सरफेस यूं होगी तो रिएक्शन भी यूं हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है सरफेस से। ठीक है जी, 9 कितना होता है? 90 डिग्री होता है हमेशा। तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ये आर। ठीक, तो पहली फोर्स तो हो गई आपकी वेट W नीचे की तरफ, दूसरी फोर्स हो गई नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है जी, अब तीसरी फोर्स कौन सी होगी? बॉडी इस वक्त कहां जाएगी? नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? हाँ भाई बताएं चैट पे कि नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी या अपर जाएगी? तो जाएगी तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी जी? यहाँ पे अगर मैं बॉडी को यूं रख दूंगा तो वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे। फ्रिक्शन। ठीक, डाउनवर्ड अगर कोई बॉडी मूव करिए, वेरी गुड, सही है।
तो इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी, फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। और उस फ्रिक्शन को मैंने कहा एफ, फ्रिक्शन फोर्स होती है एफ, और एफ का फॉर्मूला म्यू एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो देखिए बेसिकली तीन फोर्सेस है, सही है। कौन कौन सी? वेट डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन आर, फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो ये लिखेंगे, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। नंबर वन, वेट डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला mg। नंबर टू, नॉर्मल रिएक्शन R, एंड नंबर थ्री, फ्रिक्शन फोर्स F। तीन फोर्सेस हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है जी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा भाई, ये लिख लिया सबने? अच्छा, अब यहां पे देखें, वेट नीचे की तरफ और रिएक्शन यूं है, तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगा कि ये एंगल थीटा होगा। अब आप कहेंगे कैसे होगा थीटा, मैं बताता हूं। देखें, आर और ये सरफेस एक दूसरे से क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक, कौन सा? देखें, आर यूं है, सरफेस यूं है, दोनों के दरमियान क्या एंगल है? आर ये रहा, सरफेस एरिया, क्या एंगल है? 90। ठीक, सही है। डब्लू और जमीन, ये डब्लू नीचे की तरफ है, जमीन इधर है, तो ये भी 90 का एंगल बना रही है। तो जब ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल इन दोनों का होगा वही एंगल इन दोनों का होगा। देखें, डब्ल्यू किसके परपेंडिकुलर है? जमीन के। आर किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। तो आर और, यानी कि हम ये कह सकते हैं आर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू द earth. So angle between plane and earth is same as the angle between R and W. सही है भाई। अब यहाँ पे हमने कहा कि एंगल W बना रहा है, वेट जो है वो एंगल बना रहा है। अब वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है, हम उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाता है, हम उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। और कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं? ये जहां एंगल बना रहा है, इसके ऑपोजिट एक परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री की लाइन ये हमने खींच दी इससे। अब एक कंपोनेंट हो गया एंगल के सामने वाला, एक कंपोनेंट हो गया एंगल के बराबर वाला। सामने वाला क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो उसके साथ आता है साइन थीटा, और बराबर वाला बेस होता है तो इसके साथ आता है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर जो एंगल के अपोजिट होगा, परपेंडिकुलर होता है, तो उसके साथ हमेशा साइन थीटा आता है। यहाँ पे भी डब्ल्यू साइन थीटा आया है, और जो कंपोनेंट एंगल के बराबर में होता है उसके साथ हमेशा डब्ल्यू, यानी कि उसके साथ हमेशा कॉस थीटा आता है। जी, कोई सवाल है अब्दुल करीम तो बताइए जी। कोई सवाल है तो कर लिया करें, ये हैंड रेज। ठीक है, ओके, क्लियर? कोई चीज रिपीट करनी है? हमने कहा देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेट डब्ल्यू, नॉर्मल रिएक्शन आर एंड फ्रिक्शन एफ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से लिखिएगा,
weight W has two components. Weight W has two components. W cos theta and W sin theta. Two components, W cos theta and W sin theta. साइन थीटा ऑपोजिट है और कॉस थीटा इधर है। अब देखिए बेसिकली अब हमने कहा तीन फोर्सेस थी, एक के हमने दो टुकड़े कर दिए तो कितनी फोर्सेस हो गई? चार फोर्सेस हो गई। कौन कौन सी? आर, डब्ल्यू कॉस थीटा, एफ एंड डब्ल्यू साइन थीटा। अब कितनी फोर्सेस हो गई? टोटल फोर फोर्सेस हो गई। ठीक है जी, क्योंकि डब्ल्यू के हमने दो टुकड़े कर दिए, डब्ल्यू कॉस थीटा एंड डब्ल्यू साइन थीटा। कोई सवाल है तो आप लोग बीच में कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक, ओके। अब हमने कहा कि आर और क्या बॉडी इधर जा रही है, क्या बॉडी ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। बॉडी तो नीचे जा रही है, बॉडी तो यहां जा रही है, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन है ए, तो हम ये कह सकते हैं कि आर की डायरेक्शन में भी नहीं जा रही, डब्ल्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन में भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। कौन कौन सी? आर एंड डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक, सही है जी, ओके। तो हम ये लिखेंगे आर एंड डब्ल्यू कॉस थीटा, आर एंड डब्ल्यू कॉस थीटा, आर एंड डब्ल्यू कॉस थीटा कैंसिल आउट ईच अदर, R and W cos theta cancel out each other. R and W cos theta cancel out each other. R and W cos theta cancel out each other. एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। तो मैंने कहा R बराबर हो जाएगा किसके? W cos theta के। R बराबर हो जाएगा W cos theta के। इन दोनों फोर्सेस का काम तो नहीं है, क्योंकि ना बॉडी इधर जा रही है ना बॉडी इधर। अब बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी तो नीचे जा रही है। अब रह गई कौन सी फोर्सेस? दो फोर्सेस रह गई। डब्ल्यू साइन थीटा की डायरेक्शन ये है, यानी कि डाउनवर्ड। अगर मैं यहां से देखूं तो डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, यानी कि डब्ल्यू साइन थीटा की डायरेक्शन यूं है और एफ की डायरेक्शन ऊपर है फ्रिक्शन की। तो कौन सी फोर्स ज्यादा है? क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है तो मैं कहूंगा कि डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा है और फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एज द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, एज द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, एज द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, सो डब्ल्यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ। क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो डब्ल्यू साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा है। और जब भी इस किस्म की सिचुएशन एंड अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स हमेशा होती है ज्यादा फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस एफ। और मैं नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और डब्ल्यू का, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। देखिए नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, सही है। तो यहां तक लिखें और फिर लिखे वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लिखेंगे वेयर ए is the acceleration of the body. Acceleration of the body. ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन 1 आ गई।
अब सरफेस फ्रिक्शन वाली भी हो सकती है और विदाउट फ्रिक्शन वाली भी हो सकती है। यानी कि अभी तो हमने फ्रिक्शन सपोज की, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस, यानी कि स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शनलेस सरफेस, जिसमें फ्रिक्शन ना होने के बराबर। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन है ये तो रफ सरफेस के लिए, इसके लिए यानी कि जिसमें फ्रिक्शन मौजूद है। हर किसी बॉडी में फ्रिक्शन मौजूद नहीं भी होती है। मिसाल के तौर पे जमीन पे अगर हम टाइल्स लगा दें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, ऐसी है ना। इसी तरीके से लकड़ी पे अगर हम शीशा रख दें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन इस एक सरफेस होती है जिसमें फ्रिक्शन ना होने के बराबर होती है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं स्मूथ सरफेस। पहले हम रफ सरफेस के लिए करते हैं। फॉर रफ सरफेस, रफ सरफेस का मतलब जिसमें फ्रिक्शन मौजूद है। फॉर रफ सरफेस हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन वन हमने कहा एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम। क्या कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ये किस बॉडी के लिए है, जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है जबकि फ्रिक्शन मौजूद है। फॉर स्मूथ सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस लिखेंगे फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक, तो फॉर स्मूथ सरफेस हम कहेंगे फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक, फॉर स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। For a smooth surface, friction is negligible.